नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? जी हाँ, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1949 में राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। और घूमर राजस्थान के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्यों में से एक है। बात करिए आज का अगला प्रश्न का, तो 2 नंबर प्रश्न है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? जी हाँ, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो 30 वर्ष होनी चाहिए विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु। वहीं बात करें लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। और विधान परिषद को राज्य का उच्च सदन भी कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। बात करें आज का अगला प्रश्न का, तो 3 नंबर प्रश्न है, संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है? जी हाँ, संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं भी उल्लेख नहीं हुई है संविधान में न्यायिक समीक्षा शब्द। और बात करें भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा प्रणाली का, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। बात करें 4 नंबर प्रश्न का, तो किस अनुसूची में राज्यों के राज्यपाल और राष्ट्रपति के वेतन भत्तों, विशेष अधिकारों आदि से संबंधित प्रावधान निहित है? तो दूसरी अनुसूची में है राज्य के राज्यपाल और राष्ट्रपति के वेतन भत्तों, विशेष अधिकारों से संबंधित प्रावधान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करें आज का अगला प्रश्न का, तो 5 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम यानी शॉर्ट टाइटल निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? जी हाँ, भारतीय संविधान का शॉर्ट टाइटल किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 393 के तहत दिया गया है भारतीय संविधान का शॉर्ट टाइटल। देख लेते हैं आज का 6 नंबर प्रश्न को, तो किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? जी हाँ, किताब उल हिंद पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अल बरूनी के द्वारा किताब उल हिंद पुस्तक लिखी गई थी। बात करें आज का 7 नंबर प्रश्न का, लेकिन उससे पहले अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। 7 नंबर प्रश्न है, सिसोदिया वंश का पहला शासक कौन था? जी हाँ, सिसोदिया वंश का पहला शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो राणा हम्मीर सिसोदिया वंश का पहला शासक था और उसने 14वीं शताब्दी में मेवाड़ पर शासन किया। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। 8 नंबर प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? जी हाँ, मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? तो जौना खान था मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम। और मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक दिल्ली का सुल्तान था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और देख लेते हैं 9 नंबर प्रश्न को। तो इलाहाबाद में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कहने का मतलब ये हुआ कि इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो लियाकत अली इलाहाबाद में वर्ष 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। और बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह। ये आपको जरूर याद होगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का 10 नंबर प्रश्न को। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो क्योंकि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल था, जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। 11 नंबर प्रश्न है, किस पतन को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, किस पतन को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है? तो कोलकाता को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है।
बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का 12 नंबर प्रश्न को। तो कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है? जी हाँ, कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो कौशिकी कोसी नदी का प्राचीन नाम है। और कोसी नदी की अगर बात करें तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। नंबर प्रश्न है, लोनार झील डैश राज्य में स्थित है? लोनार झील जो निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है लोनार झील। और लोनार झील जिसे लोनार क्रेटर के रूप में भी जाना जाता है। देख लेते हैं आज का 14 नंबर प्रश्न को। तो उर्वरकों में क्रांति का संबंध किस रंग से है? जी हाँ, उर्वरकों में क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से कौन से रंग से है? तो धूसर रंग से है। देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। तो आज का 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जायद फसल है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी जायद फसल है, ये आपको पहचान करके बताना है। तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही जवाब है। खरबूजा जो है जायद फसल है। और गेहूं कौन सी फसल है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। देख लेते हैं आज का 16 नंबर प्रश्न को। तो सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? जी हाँ, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं, या सेवा क्षेत्र को दूसरा नाम क्या तृतीय क्षेत्र है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। और कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। देख लेते हैं आज का 17 नंबर प्रश्न को। तो नाटो की स्थापना कब हुई? जी हाँ, नाटो की जो स्थापना की गई थी किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1949 में नाटो की स्थापना की गई थी। बात करें आज का 18 नंबर प्रश्न का। तो उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली डैश में स्थापित की गई थी? जी हाँ, उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली कब स्थापित की गई थी? तो मार्च 1992 में उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली स्थापित की गई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं आज का 19 नंबर प्रश्न को। तो बिछुआ निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? जी हाँ, बिछुआ जो है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो असम राज्य का लोक नृत्य है बिछुआ। और बिहू, बिहू तो बहुत ही बार काफी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो असम राज्य का। तो ये आप याद रखिएगा। देख लेते हैं आज का 20 नंबर प्रश्न को। तो बिहार की मधुबनी चित्रकला को डैश भी कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि बिहार की मधुबनी चित्रकला को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो मिथिला चित्रकला भी कहा जाता है बिहार के मधुबनी चित्रकला को। देख, तो दोस्तों यहाँ से अब आपको साइंस के प्रश्न मिलेंगे। तो आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। 21 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो वाट मीटर एक उपकरण है जो डैश मापता है। जी हाँ, वाट मीटर एक उपकरण है जो निम्नलिखित में से किसकी माप करता है? तो औसत शक्ति की माप की जाती है वाट मीटर से। और वाट मीटर एक विद्युतीय उपकरण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देख लेते हैं आज का 22 नंबर प्रश्न को। तो सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या है? जी हाँ, सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ग्लाइसिन मैक्सा सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम होता है। और 22 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो निम्न में से किसे कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है? जी हाँ, निम्न में से किसे कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी आप याद रखिएगा। देख लेते हैं आज का 24 नंबर प्रश्न को। तो निम्न में से कौन सा प्रोटीन प्लाज्मा में पाया जाता है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा प्रोटीन प्लाज्मा में पाया जाता है? तो एल्बुमिन जो है प्लाज्मा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। और प्लाज्मा का कार्य पूरे शरीर में पोषक तत्वों, हार्मोन और प्रोटीन का परिवहन करना होता है। देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तो आज का 25 नंबर प्रश्न है, पाचन के बाद प्रोटीन डैश में बदल जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि पाचन के बाद प्रोटीन जो है निम्नलिखित में से किस में बदल जाता है? तो एमिनो एसिड में बदल जाता है पाचन के बाद प्रोटीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 26 नंबर प्रश्न है, गुब्बारे का फूलना किसका उदाहरण है? जी हाँ, गुब्बारे का फूलना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन का या रासायनिक परिवर्तन का? तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है गुब्बारे का फूलना। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताते चलूं,
अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो, किसी भी प्रश्न के उत्तर में अगर आपको डाउट हो, तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं सभी लोगों के कमेंट को रीड करता हूँ। अगर कोई सवाल होता है तो मैं जवाब भी देता हूँ। 27 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो विखंडन की प्रक्रिया मुख्य रूप से इसमें होती है। जी हाँ, कहने का मतलब ये हुआ कि विखंडन की प्रक्रिया मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसमें होती है? तो परमाणु रिएक्टर में होते हैं विखंडन की प्रक्रिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करिए 28 नंबर प्रश्न का, तो मिथाइल ऑरेंज का अम्लीय माध्यम में रंग होता है। जी हाँ, मिथाइल ऑरेंज का अम्लीय माध्यम में रंग जो है कौन सा रंग होता है? तो गुलाबी रंग होते हैं मिथाइल ऑरेंज का अम्लीय माध्यम में रंग। देखते हैं आज का अगला प्रश्न को। तो बात करें आज का 29 नंबर प्रश्न का, तो तांबा निम्नलिखित के रूप में व्यवहार करता है। जी हाँ, तांबा जो है निम्नलिखित में से किस रूप में व्यवहार करता है? तो हमेशा सुचालक के रूप में व्यवहार करता है तांबा। बात करिए 30 नंबर प्रश्न का, तो निम्न में से कौन सी गैस चिकित्सा उपकरणों को कीटाणु शोधन करने में प्रयोग की जाती है? जी हाँ, निम्न में से कौन सी गैस चिकित्सा उपकरणों को कीटाणु शोधन करने में प्रयोग की जाती है? तो एथिलीन ऑक्साइड गैस चिकित्सा उपकरणों को कीटाणु शोधन करने में प्रयोग की जाती है। बात करें आज का 31 नंबर प्रश्न का, तो लंबाई की एसआई इकाई डैश है। मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का आंसर आपको जरूर याद होगा। नहीं याद है तो याद रखिएगा। तो लंबाई की एसआई मात्रक जो होता है मीटर होता है। ठीक है। बात करिए 32 नंबर प्रश्न का, तो एक एसी जनरेटर एक डीसी जनरेटर के बीच आवश्यक अंतर यह है कि, जी हाँ, एक एसी जनरेटर और एक डीसी जनरेटर के बीच आवश्यक अंतर क्या होते हैं? तो एसी जनरेटर में एक विद्युत चुंबक होता है, जबकि डीसी जनरेटर में अस्थायी चुंबक होता है। यही अंतर होते हैं एसी जनरेटर और एक डीसी जनरेटर में। तो यहाँ इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बात करिए आज का 33 नंबर प्रश्न का, तो रेडियम की खोज किसने की थी? जी हाँ, रेडियम की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? तो पियरे और मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। बात कर ले आज का अगला प्रश्न का, तो एक चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? जी हाँ, एक चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो पदार्थ पर निर्भर करती है एक चालक की प्रतिरोधकता। बात करिए आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न का, तो 35 नंबर प्रश्न है, आकाश का नीला दिखाई देने का कारण डैश है। जी हाँ, आकाश का नीला दिखाई देना निम्नलिखित में से किसका कारण है? तो प्रकाश का परकिरणन के कारण आकाश जो है नीला दिखाई देता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको आज क्लास का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो, और इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।